अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स पास पेपर 2021 प्रैक्टिस एमसीक्यूज टेस्ट करेंगे और हम एक एक एमसीक्यूज को समझ समझ करने की कोशिश करेंगे। और खुसूसन वो एमसीक्यूज जो कि न्यूमेरिकल टाइप हैं उन्हें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाकी एमसीक्यूज के भी मैं आपको आंसर बताऊंगा और कोशिश करूंगा वजह बताने की। तो इस वीडियो में ये नहीं है कि हम सिर्फ एमसीक्यूज के आंसर जो है वो आंसर की मैं आपको बता दूंगा कि फला एमसीक्यू का फला आंसर है, बल्कि मैं आपको एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो इससे पहले भी मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ 2022 के दोनों पेपर्स की, और अभी ये जो है ना मेरी तीसरी वीडियो है क्लास 12 फिजिक्स की 2021 के एमसीक्यूज जो है अभी हम करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम। ये टेस्ट भी है, मेरी वेबसाइट है fbscsaltpasspapers.com, उस पर ये एमसीक्यूज टेस्ट भी है। आप इसे बार बार करेंगे तो आपको जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह ये जो एमसीक्यूज हैं ये याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो चलें शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड एंड द प्लेट एरिया इज हार्ड देन द कैपेसिटेंस इज। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, एक तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, अब इस पेपर में हमें फॉर्मूले नहीं दिए हुए थे, अब ये 2022 से फार्मूले देना शुरू किए हैं। तो जब ये पेपर आया था 2021 में तो उस वक्त बच्चों ने जिनको फॉर्मूले याद थे उन्होंने किया होगा। तो इसका है जनाब जो है ना A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये इसका फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। अब वो कह रहा है कि प्लेट सेपरेशन को डबल कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा C डैश इज इक्वल टू, प्लेट सेपरेशन के डबल करने का मतलब है कि डी की जगह 2D रख देंगे। और कहता है जी द प्लेट एरिया इज हार्ड, प्लेट प्लेट एरिया को हाफ कर रहे हैं तो प्लेट एरिया की जगह A/2 रख देंगे। एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसा होगा। तो ये जो ए के नीचे जो 2 लिखा हुआ है ये भी नीचे आ जाएगा। हम ऐसे लिख लेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, एक 2 जो है ना वो ए के नीचे वाला आ जाएगा नीचे, और एक जो हो 2 जो है वो जो डी के साथ लिखा हुआ है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ जाएगा 4D। तो ये जो 4 है, ये नीचे 4 है, उसको अगर मैं 1/4 को शुरू में लिखूं और ब्रैकेट के अंदर लिख दूं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये जो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है ये C के इक्वल है। तो हमने देखा कि C डैश की जो वैल्यू है, जो नई कैपेसिटेंस है, जब हमने एरिया की जगह A/2 रखा और डिस्टेंस की जगह 2D रखा और सॉल्व किया, तो हमारे पास जो नई कैपेसिटेंस आई है C डैश वो 1/4C, जो पहले वाली कैपेसिटेंस है उसका चौथा हिस्सा आई है। तो इसका आंसर होगा 1/4। ये जी 1/4 इसका आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं सेकेंड एमसीक्यू पे। व्हेन एरिया ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा जो है इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। अच्छा ये, सॉरी, ई डॉट ए होता है, या तो ये ई डॉट ए होता है अगर ई और ए वेक्टर हो, या फिर ये होता है ई ए कॉस थीटा जब हम ये डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं। अब यहाँ पे वो खुद बता रहा है कि एंगल 0 है तो कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है। कॉस 0 1 के इक्वल होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल आ जाएगा ई ए के। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ई ए। तीसरा एमसीक्यू है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर हमें मालूम करना है। तो नीचे आंसर जो है वॉट सेकंड में दिए हुए हैं, तो बहुत आसान है ये भी, ये तो मैट्रिक का क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलो, किलो की जगह लिख देंगे 1000, वॉट वैसे का वैसा लिख लेने देंगे, और आवर की जगह लिख देंगे 3600 सेकेंड्स। अब क्या करेंगे, जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600, और ये जो 1000 मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो और आ जाएंगे, वॉट सेकेंड। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो पॉइंट नहीं होता तो यहाँ होता है। अब पॉइंट 3 जम्स ये लगाएगा और 3 जम्स ये लगाएगा तो ये हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6।
ये लास्ट ऑप्शन है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ वाट सेकेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, सिर्फ हमने करना क्या है, हमने किलो की जगह 1000 लिखना है, और जो आवर है 1 आवर उसकी जगह 3600 सेकेंड्स लिखने हैं बस, और सॉल्व करना है, तो वॉट सेकंड में हमारा ये आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में आगे कन्वर्ट करना है, वो कैलकुलेटर भी कर देगा। चौथा एमसीक्यू है, maximum power is delivered to a load R when the internal resistance of the source of EMF is equal to the load resistance। जब सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होती है तब हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। इसे कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और वो कहते हैं कि जी मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होती है, जब इंपेडेंस मैच होती है, इंपेडेंस मैचिंग होती है। तो इस इम्पीडेंस मैचिंग क्या होती है कि सोर्स की रेजिस्टेंस और लोड की रेजिस्टेंस दोनों आपस में मैच करती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, तो इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस करेक्ट आंसर है इसका। आगे है बॉटम कॉर्क कैरीज डैश चार्ज। ठीक है जी, जो टॉप जो कॉर्क होता है उसका +2/3 होता है, और जो बॉटम कॉर्क होता है उसका चार्ज होता है -1/3 E, -1/3। ठीक है जी। और आगे जनाब जो है, एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी in an AC circuit has a reactance of 502.4 ohm, the frequency of AC will be, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। यहाँ पे इंडक्टर की बात हो रही है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है XL वो इक्वल होती है 2πfL के। अब हमें क्या मालूम करनी है, हमें F मालूम करना है, F को वहीं रहने दें, XL अपॉन जो है ना क्या हो जाएगा 2πL। ठीक है जी, XL की वैल्यू क्या है 502.4, 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और एल की वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे 502.4 को डिवाइड करेंगे 6.28 से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो है वो आएगा 80। करके देख लें आप, 80 हर्ट्ज हमारा आंसर आएगा। 502.4 को 6.24 से डिवाइड करेंगे तो 80 आंसर आएगा। ठीक है जी, मैंने आपको करके दिखा दिया। फॉर्मूला है एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। एफ मालूम करना है, 2πl को इधर नीचे ले आए, वैल्यूज पुट करें और आंसर गेट करें। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टेफन कांस्टेंट हैज द वैल्यू। स्टेफन कांस्टेंट का मुझे ये याद मैंने रखा हुआ है कि भाई जो भी इसकी वैल्यू है इंटू 10⁻⁻8 है। तो अब यहाँ देखें, मैंने सिर्फ 10⁻⁻8 याद रखा था, इसमें 10⁻⁻8 का एक ही आंसर है। कांस्टेंट है, वैल्यू याद करनी है आपको, याद कर लें अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी में मैंने याद रखा हुआ है कि ये होता है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, वेबर वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ये आंसर है इसका, याद किया हुआ है। ठीक है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5.0 एम्पेयर टू 0.0 एम्पेयर इन 0.1 सेकेंड इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, उसने करंट कह रहा है कि फॉल कर रहा है, चेंज इन करंट दी हुई है। जो चेंज इन करंट है डेल्टा आई वो आ रही है 5.0 में से 0 एम्पेयर निकाल लें तो ये जनाब 5 एम्पेयर आ गया डेल्टा आई। और डेल्टा टी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। ठीक है जी, और इसी तरीके से हमारे पास जो ईएमएफ दी हुई है वो दी हुई है 200 वोल्ट, और पूछ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या डी आई अपॉन डी टी कर लें। तो यहाँ पे हमें जनाब जो है ना ये दिए हुए हैं 200 वोल्ट, एल हमें मालूम करना है, और ये चीज हमें जो दी हुई है ये 5 दी हुई है, और ये जो है ना 0.1 दिया हुआ है। अब अगर मुझे एल मालूम करना है तो ये 0.1 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 से, और 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो 0.1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये 5 आ गया। 5 1 5, 5 4 20। तो एल की वैल्यू जो है ना वो 4 आ रही है, और एल की यूनिट हेनरी होती है। तो हमारे जो ये सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू आ गई है 4 हेनरी। 4 हेनरी कहाँ लिखा है, पहला आंसर है हमारा। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है मैंने डेल्टा लिखा है, आप डेल्टा लिखें या डी लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल डी आई अपॉन डी टी भी होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका मतलब होता है चेंज, डी का मतलब भी चेंज होता है, डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है। ठीक है जी, अगला है एडी करंट। एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, एडी करंट कब प्रोड्यूस होता है
मेटल इज प्लेस्ड इन वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, पहला ही हमारा आंसर ठीक है। अगर हम किसी मेटल को वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एडी करंट पैदा होंगे। ठीक है जी। आगे अगला है, इन एन एसी जनरेटर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ मैंने याद रखा हुआ है, पाकिस्तान में है ना नैब, नैब के साथ मैंने आगे रखा हुआ है ओमेगा। इनमें इनमें देखें, ये नैब कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, ये नैब ओमेगा है, ये नैब ओमेगा साइन ओमेगा टी है, ये नैब अपॉन ओमेगा है। तो ये नैब ओमेगा मैंने जो है ना याद किया हुआ है कि इसका ये फार्मूला है एसी जनरेटर की मैक्सिमम वैल्यू का, एन ए बी ओमेगा। अगला एमसीक्यू है, द सर्किट इन विच करंट लीड्स टू द वोल्टेज। याद रखना, जब भी करंट लीड करेगा वोल्टेज को 90 डिग्री, या वोल्टेज लीड करेंगे करंट को 90 डिग्री, चाहे वोल्टेज लीड करें चाहे करंट लीड करें, दोनों सूरतों में हमारा जो सर्किट है वो रिएक्टिव है। या तो हमारा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है करंट लीड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, एक लफ्ज है अगर आप याद कर लें, CIVIL। CIV का मतलब है इन कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज। इसको यूं पढ़ेंगे, सी का मतलब कैपेसिटर, IV का मतलब है कि करंट पहले आएगा वोल्टेज बाद में, करंट लीड करेगा वोल्टेज को। और अगर यूं पढ़ें तो फिर कह रहा है कि वोल्टेज पहले आते हैं, पहले आने का मतलब लीड करते हैं करंट को, कहाँ, एल के अंदर। एल क्या है, इंडक्टर। तो ये जो लफ्ज है सिविल, सिविल के शुरू के तीन जो है वो बताते हैं कि कैपेसिटर के अंदर करंट पहले आता है, लीड करता है वोल्टेज को, और जो आखिरी वाले ये जो तीन हैं ये वाले, ये बताते हैं, यानी मैं लिख दूं CIV VIL। ठीक है, CIV का मतलब है कि कैपेसिटर में करंट पहले आता है, और VIL का मतलब होता है कि वोल्टेज पहले आते हैं करंट से, कब, इंडक्टर में। एल मींस इंडक्टर। तो यहाँ पे वो कहता है करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज का मतलब ये है करंट पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कैपेसिटिव सर्किट है। ये जो भी सर्किट होगा कैपेसिटिव होगा। अच्छा, बेशक करंट लीड करे या वोल्टेज लीड करे, दोनों सूरतों में चाहे करंट लीड करे या वोल्टेज लीड करे, या हमारा सर्किट जो है वो इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा, रेजिस्टिव नहीं होगा। सही है। तो अगर करंट और वोल्टेज लीड नहीं कर रहे एक दूसरे से, इन फेज हैं, और 0 डिग्री उनके दरमियान फेज एंगल है, दोनों इन फेज हैं करंट और वोल्टेज, तो फिर तो हमारा रेजिस्टिव सर्किट होगा और पावर फैक्टर 1 होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, करंट लीड कर रहा है, तो अब ये जो सर्किट है ये मैंने बताया CIV VIL के हिसाब से, क्योंकि करंट लीड कर रहा है तो ये सर्किट कैपेसिटिव है। तो कैपेसिटिव सर्किट का भी पावर फैक्टर जो है वो 0 होता है, और इंडक्टिव सर्किट का भी। सीधे लफ्जों में मैंने आपको बताया, चाहे करंट लीड करे वोल्टेज को या वोल्टेज लीड करे करंट को, दोनों सूरतों में पावर फैक्टर 0 होता है। पावर फैक्टर 1 कब होता है, जब करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे को लीड लैग नहीं कर रहे होते बल्कि इन फेज होते हैं दोनों, तब हमारा जो है ना वो पावर फैक्टर 1 होता है। अच्छा, 13वां एमसीक्यू आ गया जी, द रिलेशन बिटवीन बीटा फैक्टर एंड अल्फा फैक्टर। ये बीटा दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, 1 - अल्फा, सही है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, ये भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आगे आ गया जनाब 14वां एमसीक्यू, अ 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज सब्जेक्टेड टू 4000 पोटेंशियल डिफरेंस, 4000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, ये जो एनर्जी होती है कैपेसिटर में, कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है, ये इसका क्या फार्मूला होता है, ½ CV²। ठीक है, अब सी कितना था, सी था 2 माइक्रोफैरेड, ये माइक्रो आ गया जी, ये सी की वैल्यू आ गई। और वी कितना था, 4000 वोल्ट, उसका स्क्वायर ले लिया। तो जनाब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 4 16। और ये जो 3 जीरो हैं ये 6 जीरो हो जाएंगे, तो ये 6 जीरोज और ये 10⁻⁻6 आपस में कट जाएंगे, तो 16 आंसर आ जाएगा। और ये क्योंकि एनर्जी है तो 16 जूल आंसर आ जाएगा इसका। देखें 16 जूल कहीं लिखा है, लास्ट ऑप्शन है। हाँ, बहुत इजी फार्मूला है, E इज इक्वल टू 1/2 CV², ½ CV²। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला है। सी का मतलब कैपेसिटेंस है, वी का मतलब वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये 16 जूल इसका आंसर है। अब तो माशाल्लाह आपको फार्मूले दिए होते हैं, अब तो कोई मसला ही नहीं है। 15वां एमसीक्यू है, द एमिशन ऑफ फोटॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन मेटल इज कॉल्ड। जब फोटोन इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन
के इंसिडेंट होने पे उसे वो हमारे होती है एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक है जी। एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट होते हैं मेटल पे और एमिशन ऑफ फोटॉन्स होते हैं, उसे कहते हैं एक्सरे प्रोडक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रेस्ट mass of an electron is 9.11 into 10 power minus 31 kg, the corresponding rest energy is। अब ये एनर्जी हमें दी हुई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये मैस दिया हुआ है, मैस और एनर्जी। अब मैस एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ठीक है ना। रेस्ट मैस कितना दिया हुआ है, 9.11 इंटू टेंस पावर माइनस 31। और सी जो है वो क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो एनर्जी आएगी ये आ जाएगी 9.11 इंटू 10 raised to power -31 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10 की पावर 8 to the 16। तो अब ये 9 9 जो है ना, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 9.11 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 82 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 31 में से आप जनाब जो है ना माइनस कर दें 16। 31 में से 16 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -15। ठीक है जी। ये जो हमारी एनर्जी आई है किसमें आई है, जूल में आई है, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 82 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आ जाएगा जी 51.2 इंटू, अब ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 19 में से 15 निकालेंगे 10 की पावर 4 आ जाएगी, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने ये कन्वर्ट कर दिया जूल से। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसे 0.512 कर देता हूँ, तो पॉइंट को अगर मैं दो यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगी। और 10 की पावर 6 जो होती है 0.512 वो होती है मेगा। तो 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ रहा है। ये करीब यही आंसर है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मिली, स्मॉल एम का मतलब मिली होता है, मिली का मतलब 10 की पावर -3, के का मतलब किलो होता है। तो ये हमारे पास 10 की पावर 6 आ रहा है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं एक दफा फिर आपको बता दूं। हमने फॉर्मूला लगाया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम की जगह वैल्यू रखी, सी की जगह सी की वैल्यू रखी, सॉल्व किया। हमारा जो आंसर आया वो जूल में आया। जो जूल में आंसर होता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करते हैं। किया, सॉल्व किया, उसको एडजस्ट किया, उसके साइंटिफिक नोटेशन में तो नहीं किया, खैर मुझे कोशिश थी कि यहाँ पे 4 पावर है तो मैं पॉइंट को दो उधर ले जाके मैंने यहाँ पे 10 की पावर 6 बनाई है ताकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। तो 0.512, और साथ साथ मैं आंसर भी देख रहा था, तो वहां पे मुझे जीरो, सारे आंसर 0.5 में थे, तो इसलिए मैं पॉइंट को यहाँ लेकर आया, 0.5 मैंने बनाया। तो यहाँ 10 की पावर 6 बनी, 10 की पावर 6 मेगा होती है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओ सॉरी, ये मेरा गलती से जो है ना वो टिक हो गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज द अर्थ इज गुड कंडक्टर। हमारी जो अर्थ है वो गुड कंडक्टर है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसे 0 लेते हैं। ये एक एमसीक्यू एक्सीडेंटली जो है मेरा गलती से मेरा माउस क्लिक कर गया, तो कोई बात नहीं है, एक एमसीक्यू गलत होगा, 16 एमसीक्यूज तो हमने किए हैं ठीक। ठीक है। तो हम रिजल्ट देख लेते हैं। 16 ठीक होंगे, एक एमसीक्यू रॉन्ग होगा। 94.12 हमारा जो है ना स्कोर रहा। ठीक है जी। अगर तो टेस्ट दोबारा आपने करना है तो रीस्टार्ट क्विज कर सकते हैं, यहाँ से जो है ना 5 स्टार देना है तो दे सकते हैं, रिव्यू में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है। फेसबुक पे, कहीं ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कुछ लिख के फीडबैक देना चाहें, 5 स्टार देना चाहें, 4 स्टार देना चाहें, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है। और यहाँ नीचे आपका पूरे का पूरा टेस्ट वो आ रहा है, जो भी आपने जो टेस्ट किया है वो पूरे का पूरा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि आपने किसका कहाँ पे गलती की है। ठीक है। तो इसी के साथ जनाब टाइम जो है ना काफी हो गया है, इस वीडियो को अब हम क्लोज करते हैं। आई होप
कि सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका कल पेपर है उन्हें इस वीडियो से मदद मिली होगी। तो बराए मेहरबानी अपनी फीडबैक दें नीचे कमेंट्स में। और इस वीडियो को जो है अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जजाकल्ला खैर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।